नाज़रीन, एक बड़ा सानया कहा जा सकता है हुआ जब एक हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क के आर्मी चीफ का तैयारा गिरा। उसमें कोई बताया जा रहा है कोई टेक्निकल इश्यूज़ थे और कोई उसमें फाउल प्ले कतन नहीं था, लेकिन वो भी जो हैं वो बड़े पॉपुलर थे वहाँ पर और एंटी इजराइल समझे जाते थे बहुत ज़्यादा। उधर हमने कुछ दिन पहले एक रशियन जनरल को की भी असैसिनेशन देखी और अब आज रशिया में फिर कुछ धमाके हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, मुमताज़ तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला गुल साहब, डू यू थिंक इट इज़ बिट टू मच टू सी एनी कॉन्स्पिरेसी इनटू दीज? ये रशिया में तो जो हो रहा है वो तो कॉन्स्पिरेसी है, उस पर मैं ख़ास तौर पे आपसे सवाल करूंगा कि अब चूंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन की जंग नेटो हार चुका है अमली तौर पर और वेस्ट के अपने जो मोतबर आवाज़ें हैं वो इस बात का यानी वो इतराफ़ कर रही हैं, तो क्या अब वो उसे दहशत गर्दी जो आज भी मैं देख रहा था कोई वहाँ पे धमाके वगैरह हुए तो वो किसका शाखसाना है? और ख़ास तौर पर ये जो तैयारा है अभी ऑफिशियल पोजीशन तो यही है कि ये, लेकिन आप देखते हैं कि इजराइल का हाथ इनमें हो सकता है? जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जहाँ तक लिबिया के ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत करता हूँ। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि उसके अंदर तुर्की के अंदर ये गए और ये एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके अंदर 4 मज़ीद सीनियर ऑफिशियल्स जो थे वो मौजूद थे, जिसमें एक उनके वो जनरल ऑफिसर थे मौजूद जो तमाम ये डिफेंस डील्स जो हैं वो करते हैं और डिफेंस प्रोडक्शन से उनका ताल्लुक और डिफेंस परचेजमेंट से जो है वो ताल्लुक। अब मुझे ये बताएं कि ये लिबिया ने कैसे अखज़ कर लिया कि ये सिर्फ टेक्निकल बुनियाद के ऊपर था और तकनीकी खराबी थी? क्या हादसे की कोई जाए वक़ुआ के ऊपर उन्होंने फ़ौरन फोरेंसिक करवा लिए? क्या उसकी रिपोर्ट अखज़ कर ली? क्या तैयारा साज़ कंपनी के साथ जो है बात करके ये बात तय हो गई? उसका जो मलबा था उसकी तलाश करके, आपको तो मालूम है काज़ी साहब कि ये एक सारा का सारा सिलसिला होता है, तवील प्रोसेस होता है और जब तक कि तैयारा साज़ कंपनी इसके अंदर अपनी रिपोर्ट पेश ना करे, तो तब तक जो है कोई बात जो है आप उसको खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते। बहरहाल ये एक अफ़सोसनाक हादसा था, लेकिन एक ऐसे वक़्त में पेश आया जब इज़राइल के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन्स हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं। लिबिया एक ताकतवर फ़ोर्स जो है वो हमेशा से थी और उसके अंदर आपको मालूम है पोटेंशियल है, पैसा है उनके पास और वो एक माज़ी में भी किरदार अदा करते रहे। तो ये जो जनरल ऑफिसर जो उनके आर्मी चीफ जो है, उनकी ये शहादत जो है, ये बहुत मानी ख़ेज़ है और इसमें बहुत सारी जो मेरे ख़्याल में सवालिया निशान हैं, वो उसके ऊपर उठते हैं। अब देखना ये है कि ये जो फ्लाइट पाथ था, ये किसने उनको डिस्क्लोज़ किया? इसके अलावा जो उनकी मूवमेंट्स थी, वो कहाँ से हुई? ज़ाहिर है इससे पहले आपको याद है कि जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ थे, वो भी वहाँ गए थे इराक के अंदर और फिर उनके ऊपर एक ड्रोन हमला हो गया था। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रोन के ज़रिए आपको मालूम है कि सदर पुतिन का जो तैयारा था, हेलीकॉप्टर था, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो बाद में जो है वो एक शदीद लड़ाई इख्तियार कर गया यूक्रेन के दरमियान और रूस के दरमियान में। तो ये तमाम ताने-बाने जो हैं ये अगर आप इनको जोड़ें तो आपको पता चलता है। जहाँ तक सवाल आपका जो है वो आपको पता है पाकिस्तान के साथ भी उनकी डिफाई डील एक चल रही थी, JF-17 जो है 16 JF-17 जो है वो उन्होंने बात की थी और इसी तरीके से दीगर दिफाई साज़ो-सामान के अंदर जो है वो एक शराकतदारी थी और पाकिस्तान का लिबिया के करीब होना और उसके बाद ये अफ़सोसनाक हादसा होना, ये बहुत सारी सवालात को जन्म दे रहा है। आई टोटली रूल आउट कि ये एक महज़ हादसा था। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जब तक तहकीकात सामने नहीं बात करूंगा बांग्लादेश के हवाले से। सर बांग्लादेश के हवाले से मैं बात करूंगा कि बांग्लादेश में जो भारतीय असर रसूख है वो खत्म हो चुका है तकरीबन, और रा की वहां पर जो है वो साजिश जारी है, जो कि पहले अभी हर मुल्क में रा जो है वो साजिश करती है। लेकिन एक वहां पर वाकया ये हुआ है कि जो रशिया के वहां पर सफीर हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है जो कि इंडियन मीडिया चला रहा है कि उन्होंने वहां पर कहा कि बांग्लादेश को 1971 को भी याद रखना चाहिए। तो फिर अगर उसने ये कहा है उन्होंने, तो फिर क्या रशिया को USSR का 1991 भी याद रखना चाहिए कि जब USSR जो है वो भी तहलील हो गया था और जब उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की तो फिर उनके 2 त्यारे भी गिर गए थे?
जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि अय्यूब खान साहब के दौर में अमेरिका का यहाँ ज़रा असर रसूख ज़्यादा था और बड़ा बेर बेस के ऊपर भी उनकी एक्टिविटीज़ जारी थीं, जिसका ज़ाहिर है फिर बदला जो है 1971 के अंदर जो है वो उन्होंने जब जिस तरीके से सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे नेवल ब्लॉकेड के अंदर जो सपोर्ट किया रूस ने, वो मेरे ख़्याल में एक अहम जुज़ था और इसी तरीके से जो उनको तैयारे दिए गए, जहाज़ का साज़ो-सामान था, जो उनका सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, वो हमारे से बहुत सुपीरियर था। लेकिन अब जो है वो सूरत-ए-हाल तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो हाल जो हुआ 1991 के अंदर, वो मेरे ख़्याल में किसी से ढका-छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो है फिर पूरा ही उनके साथ हिसाब-किताब चुकाया और अल्हम्दुलिल्लाह खूब चुकाया और आज भी वो इस चीज़ को याद रखते हैं। लेकिन इस सब के अंदर बीजिंग का एक बहुत अहम किरदार है। इसको भी आप नहीं भुला सकते कि दिफाई मुआहदात जो है वो रूस के साथ इंडिया के मौजूद हैं और ज़ाहिर है वो उसको किसी न किसी सूरत जो है वो हलाल करना चाहते हैं। ये एक सफ़ीर की राय है और यकीनन सफ़ीर जो होते हैं वो किसी भी मुल्क के जो है नुमाइंदे हुआ करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये मॉस्को की राय है या ये एक सफ़ीर का अपना जो मौक़िफ़ है ये उसने पेश किया है। क्योंकि मॉस्को की राय जो है वो बीजिंग की राय से मुतज़ाद नहीं हो सकती और बीजिंग का इंटरेस्ट जो है वो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर बहुत मजबूती से जो है वो चल रहा है क्योंकि जो आबनाए मलाका है, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका, उसके अंदर जो है वो इतना ही अहम है जितना आबनाए हुर्मुज़ है। क्योंकि एक तरफ जो है वो चाइना का तमाम जो ट्रेड है वो उस मलाका स्ट्रेट से जाता है और दूसरी जानिब जो है हुर्मुज़ से असल में जाता है। अब्दुल्ला गुल साहब, ऐसी ये खबरें जो सूरत-ए-हाल हैं ये के तो इंडियन मीडिया ही फैला रहा है। इंडियन मीडिया हमेशा जो है फेक न्यूज़ ही देता है और एक प्रोपेगेंडा करता है और एक और फेक न्यूज़ जो है वो इंडिया में चल रही है, जो मेरे नज़दीक फेक न्यूज़ ही हो सकती है कि पाकिस्तानी जनरल्स ने बांग्लादेश का दौरा किया। आईएसआई चीफ जो है वो बांग्लादेश गए, पाकिस्तान चिकन नेक पर पहुंच गया है, वहां पर J-10C उड़ेंगे, वहां पर J-17 जो है वो आएंगे। तो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाना, क्या भारतीय मीडिया को कोई डरावने ख्वाब आ रहे हैं या वो कुछ साजिश हो रही है बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ? इसको प्रियम्पटिव मेजर्स कहा जाता है। ये उनके तमाम वो डरावने ख्वाब हैं, नाइटमेयर्स हैं, जो उनको आते रहते हैं और अगर पाकिस्तान पहुंच गया है चिकन नेक पे, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको बेहतर ये है कि हथियार डाल दें, ये चिकन नेक दे दें, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की फेवरेट ग़िज़ा जो पाकिस्तान में वो चिकन है, तो वो लोग खाते हैं खूब शौक से और गाय का गोश्त भी बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलहदा बात है। मेरे ख्याल है कि जो जिस तरह से इंडिया मीडिया प्रोपेगेट करता है, उसको सवाए प्रोपेगेशन के उसके पास और कुछ बच नहीं गया। उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी बांग्लादेश के अंदर, वो बुरी तरीके से जो है वो फेल हुई है। डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ। आपको मालूम है कि जो रॉ का सबसे बड़ा जो अदर देन इंडिया हेडक्वार्टर है, वो बांग्लादेश में था और उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉक्सी थी वो शेख हसीना वाजिद मौजूद थी, जो कि गुड़गांव के करीब बैठ के इस टाइम पे बंगाल के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसका जो है वो तमाम मेरे ख्याल में कमांड एंड कंट्रोल वहां से कर रही हैं भारत की ईमा और शेख के ऊपर। और जो कत्ले आम हो रहा है वो भी वो टारगेट किलिंग जो है वो करवा रही हैं। वो नहीं चाहती कि किसी सूरत, और भारत ये नहीं चाहता कि 2026 के जो फरवरी के तयशुदा इलेक्शन है उसके अंदर किसी सूरत जो है वो अवाम के नुमाइंदे यानी कि नौजवान नस्ल जिन्होंने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नई नस्ल जो है वो आके इक्तदार में आ जाए। क्योंकि अगर वो इक्तदार में आ गई तो फिर जो है नौजवान हैं, उन्होंने तो वहां पर जो रॉ के ठिकाने हैं, रॉ का जो हेडक्वार्टर है, हसीना वाजिद का जो घर है, उसको तो आग लगा दी है। इसका मतलब है कि रॉ वहां पर उसका जो साजिश थी, साजिशी दौर था, वो खत्म हो गया। जी नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये जाहिर है इतनी जल्दी जो है एक दिन में बिल्ड नहीं होता, एक दिन में खत्म नहीं होता, वक्त लगेगा इसके अंदर। लेकिन उसके अंदर बहुत कमी आई है और जाहिर है जब इंडिया जो है वो इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगा, जल्दबाजी में फैसले करेगा, तो उसमें मिस्टेक्स करेगा। जिस तरह से उस्मान हादी की शहादत इस बात की गम्माजी है। दूसरी जानिब जो है वो ये चाहते हैं कि अवामी लीग जो है वो किसी सूरत जो है ये ना हो कि वाइप आउट हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए तो पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी जो अवामी लीग की है। अच्छा, तो ये एक मेरे ख्याल में एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ही फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है
کہ ری سیٹ کر رہا ہے مودی، کیونکہ بہت بڑے تھریٹس بن گئے ہیں معیشت کے ان کو، خاص طور پر یہ جو اور ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے اس میں اشارتاً کہ وہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہیں اور ورکنگ کلاس پہ اٹیک کرے گا، مبینہ طور پر اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فارن انویسٹمنٹ کو، جو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا حالت ہے، وہ ایک نیپال بھی بن سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا بھی بڑے ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ میزلز بھی ڈپلائی کر رہا ہے، جس پہ واشنگٹن نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے اس کی معیشت کا بھی حوالہ ہے، مگر کوئی گرم جنگ تو ہمیں میرے خیال میں نظر نہیں آتی چائنا اور انڈیا کے مابین۔ جی گرم جنگ تو نہیں ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں رائز پیسفلی کا جو ہے وہ ان کا سلوگن ہے، اور جو انہوں نے 3 سپٹمبر کو پریڈ دکھا دی ہے چائنا نے، وہ میرے خیال میں ایک مثال ہے دنیا کے اندر۔ ایسی تاریخ ساز پریڈ پہلے کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ دوسری جانب جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک جو وارفیئر ہے اس کے اوپر چائنا توجہ دے رہا ہے، اور اس میں بڑے کامیاب تجربات کیے گئے ہیں جو یقیناً بھارت کے لیے تشویشناک ہے۔ دوسری جانب بھارت کا جو 14,000 فٹ کی بلندی کے اوپر بالکل تبت کے سامنے ایک ایئر بیس کا قیام جو ہے وہ یقیناً چائنا اس کو بہت بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایکسائی چین کے اوپر جو ہے چائنا کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ لداخ کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک غیر معمولی بریگیڈ۔ گل صاحب آئی ہیٹ ٹو اسٹاپ یو، لیکن وقت جو ہے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ تھے۔